अस्सलामुअलैकुम प्रोफेसर अहमद। मैं आज आपसे एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा परेशानकुन टॉपिक पर बात करना चाहती थी। वालेकुम अस्सलाम फ़ातिमा। आइए तशरीफ़ रखिए। क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है और दिलचस्प भी? प्रोफेसर, मेरी रिसर्च ह्यूमन सेल पर है। जितना मैं इसे एनालाइज करती हूँ उतना ही मैं हैरान रह जाती हूँ। ये सिर्फ एक खुलिया नहीं बल्कि एक पूरी कायनात है। बहुत खूब। आपने बिल्कुल सही कहा। अक्सर लोग सेल को एक मामूली बिल्डिंग ब्लॉक समझते हैं, जबकि ये एक अनोखी दुनिया है। मगर कितनी अनोखी प्रोफेसर। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो एवरेज 10 से 100 माइक्रोमीटर्स की होती है, यानी इंसानी बाल से भी 10 गुना छोटी। बिल्कुल। और इस नैनोस्कोपिक स्केल पर ये सेल अपनी तमाम फंक्शंस अंजाम देता है। सोचिए, आपके जिस्म में तकरीबन 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर एक सेल एक मुकम्मल फैक्ट्री है। 37 ट्रिलियन, ये तो एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है। और हर सेल में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ फातिमा, हर सेल के अंदर आपको कम से कम 10 बिलियन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो मुख्तलिफ किरदार अंजाम दे रहे हैं। 10 बिलियन प्रोटीन्स सिर्फ एक सेल में। मेरा तो दिमाग घूम रहा है। प्रोफेसर, ये नंबर्स तो सिर्फ शुरुआत हैं, है ना? बिल्कुल। ये तो सिर्फ सतह है। हमारे अंदर की ये दुनिया, जिसे हम खुलिया कहते हैं, अल्लाह की निशानियों में से एक अजीम निशानी है। मैं इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहती हूँ प्रोफेसर। ये कैसे मुमकिन है कि इतने छोटे पैमाने पर इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम हो? हम इसे गहराई से देखेंगे। आज हम सेल के न्यूक्लियस से शुरू करते हैं। ये सेल का कंट्रोल सेंटर है, जहां आपका तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आपका ब्लूप्रिंट मौजूद है। डीएनए की बात कर रहे हैं आप? वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डिस्कवर किया और जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज मिला। सही पकड़ा। वही डीएनए। अगर एक इंसानी सेल के अंदर मौजूद तमाम डीएनए को सीधा किया जाए, तो उसकी लंबाई तकरीबन 2 मीटर्स होगी। मगर ये इतनी छोटी सी न्यूक्लियस में कैसे फिट होता है? ये तो अनइमेजिनेबल है। 2 मीटर्स का थ्रेड एक 6 माइक्रोमीटर के स्फीयर में। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये तो इम्पॉसिबल लगता है। ये अल्लाह की कुदरत है। डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लपेटा जाता है, बिल्कुल एक धागे को स्पूल पर लपेटने की तरह। और फिर इन स्पूल्स को मजीद कॉम्पैक्ट करके क्रोमैटिन बनाया जाता है। सुभान अल्लाह, ये तो नैनो इंजीनियरिंग का इंतहाई तरीन नमूना है। इतनी इंफॉर्मेशन इतनी छोटी जगह में। और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोरेज नहीं, ये इंफॉर्मेशन हर लम्हे रीड की जा रही है, रेप्लिकेट की जा रही है और रिपेयर भी की जा रही है। रिपेयर? डीएनए में एरर्स भी होती है? हाँ, हर सेकंड हजारों डैमेजेस होते हैं। लेकिन सेल के पास सोफिस्टिकेटेड रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज जब डीएनए कॉपी करता है, तो उसकी इनिशियल एरर रेट 1 इन 10 टू द पावर 5 बेस पेयर्स होती है। लेकिन प्रूफ रीडिंग और रिपेयर एंजाइम्स की वजह से फाइनल एरर रेट सिर्फ 1 इन 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स रह जाती है। 1 इन 10 टू द पावर 9? ये तो ह्यूमन डेटा स्टोरेज सिस्टम से भी ज्यादा एक्यूरेट है। हम तो हार्ड ड्राइव्स में इतनी एरर करेक्शन नहीं कर पाते। देखा आपने, आपका पहला सुभान अल्लाह सही था। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये कलाम इलाही की तस्दीक है। अल्लाह ताला सूरे अज़्ज़ारियात आयत 21 में फरमाते हैं, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, और तुम्हारी अपनी ज़ातों में भी हैं निशानियाँ, तो क्या तुम देखते नहीं हो? ये आयत अब और भी गहराई से समझ आ रही है प्रोफेसर। हम अपनी जात में ही इतनी निशानियां नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए, अब न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं और सेल के मॉलिक्यूलर फैक्ट्रीज की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं, उन्हें 2009 में वेंकटरमन रामाकृष्णन, थॉमस टाइट्स और आदा योनाथ को नोबेल प्राइज मिला था उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन पर रिसर्च के लिए। बिल्कुल। ये छोटे से मशीन्स जो सिर्फ 20 नैनोमीटर के होते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग के जिम्मेदार हैं। हर सेल में तकरीबन 10 मिलियन राइबोसोम्स होते हैं। 10 मिलियन राइबोसोम्स, यानी हर सेल के अंदर
10 मिलियन छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो प्रोटीन्स बनाती हैं। हाँ, और ये 1 सेकंड में 20 अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक प्रोटीन चेन बना सकते हैं। सोचिए इनकी स्पीड और एफिशिएंसी। हमारे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी इतनी डेंसिटी और स्पीड से काम नहीं कर सकते, और ये सेल्फ असेंबलिंग भी है, जबकि हमें अपनी मशीन्स असेंबल करनी पड़ती है। अब चलते हैं सेल के पावर हाउसेस की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी बनाते हैं जो सेल का फ्यूल है। सही कहा। हर सेल में 100 से थाउजेंड्स तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन एनर्जी डिमांड। एक एक्टिव सेल जैसे मसल सेल में 2000 से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी क्या है प्रोफेसर? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेज नाम का एक मॉलिक्यूलर रोटरी मोटर होता है, जो 1 सेकंड में 100 से ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। इसकी एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी तकरीबन 97% है। हमारे बेहतरीन पावर प्लांट्स भी 50-60% एफिशिएंसी तक ही पहुंच पाते हैं। सुभान अल्लाह, 97% एफिशिएंसी, ये तो इनक्रेडिबल है। हमारी इंजीनियर्स इस लेवल की एफिशिएंसी का ख्वाब देखते हैं। और ये खुद मुख्तार हैं, सेल्फ रिपेयरिंग हैं और अपनी एनर्जी खुद रेगुलेट करते हैं। हमारे पावर प्लांट्स को तो कांस्टेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो सेल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, एनर्जी प्रोडक्शन है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है? बहुत उम्दा सवाल। सेल के अंदर एक पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट से बना है। और इस नेटवर्क पर मोटर प्रोटीन्स जैसे काइनेसिन और डाइनिन चलती हैं। काइनेसिन और डाइनिन, वो जो कार्गो को सेल के अंदर इधर उधर ले जाते हैं? बिल्कुल, ये माइक्रोस्कोपिक ट्रक्स हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को ट्रैक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। काइनेसिन प्रोटीन 1 सेकंड में 8 नैनोमीटर्स का कदम उठाती है, और ये अपनी कार्गो को न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा सकती है। ये तो किसी एडवांस्ड लॉजिस्टिक सिस्टम से भी बेहतर है, और ये सब कुछ इतने छोटे पैमाने पर। ये सिर्फ पार्ट्स नहीं, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हर कंपोनेंट दूसरे पर मुनहसर है। अगर एक भी हिस्सा ना हो तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। प्रोफेसर, अगर हम इंसानी टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें तो सेल कितना सुपीरियर है? बहुत ज़्यादा। हमारे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर्स भी एक सेल की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और स्टोरेज डेंसिटी का मुकाबला नहीं कर सकते। एक सेल में जितनी इंफॉर्मेशन है वो हज़ारों एनसाइक्लोपीडियाज के बराबर है। तो अगर हम 5 मेजरेबल वेज में सुपीरियरिटी देखें, मिनिएचराइजेशन, सेल का साइज 10-100 माइक्रोमीटर, ह्यूमन नानोबॉट से भी छोटा है, जबकि कॉम्प्लेक्सिटी कई गुना ज़्यादा है। एनर्जी एफिशिएंसी, माइटोकॉन्ड्रिया की 97% एफिशिएंसी हमारे किसी भी एनर्जी कन्वर्टर से बेहतर है। सेल्फ रिपेयर एंड रेप्लिकेशन, सेल खुद को रिपेयर करता है और रेप्लिकेट करता है, हमारी मशीन्स ये नहीं कर सकती। इंफॉर्मेशन डेंसिटी, डीएनए की डेटा स्टोरेज डेंसिटी 2.2 पेटाबाइट्स पर ग्राम है, जो किसी भी डिजिटल स्टोरेज मीडियम से कई गुना ज़्यादा है। अडेप्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, सेल मुख्तलिफ माहौल में अडेप्ट होता है और डेकेड्स तक फंक्शन करता है, कंटिन्यूअसली रिपेयरिंग इटसेल्फ। एहसन तो फातिमा, आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स उठाए हैं। हर सेल एक बायोलॉजिकल मार्वल है जो इंजीनियरिंग के हर शोबे में इंसानी टेक्नोलॉजी को मात देता है। मगर प्रोफेसर, ये सब कुछ रैंडम चांस से कैसे बन सकता है? जब हम एक सिंपल मशीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंजीनियर्स, ब्लूप्रिंट्स और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। आपने एक अहम सवाल किया, और यहीं पर हमारा अगला मरहला शुरू होता है, उन सवालों का जवाब देना जो अक्सर लोग उठाते हैं। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। हर सेल एक छोटा सा शहर है जो हमेशा चलता रहता है, बिना किसी मैनुअल के। प्रोफेसर, मैंने अक्सर सुना है कि ये सब नेचुरल सिलेक्शन और ग्रेजुअल एवोल्यूशन का नतीजा है, कि ये कम्प्लेक्सिटी वक्त के साथ धीरे धीरे बनी है। ये एक आम आर्ग्यूमेंट है फातिमा, लेकिन जब हम सेल की गहराइयों में उतरते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट कमज़ोर पड़ जाता है। कैसे? पहली बात, इरिड्यूसिबल कम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट। कुछ सेलुलर सिस्टम्स ऐसे हैं जो तब तक काम नहीं कर सकते जब तक उनके तमाम कंपोनेंट्स एक साथ मौजूद ना हों।
जैसे एक माउस ट्रैप। अगर उसके 5 पार्ट्स में से एक भी गायब हो तो वो माउस ट्रैप काम नहीं करेगा। अच्छा, जैसे बैक्टीरियल फ्लैजेलम, वो टाइनी मोटर जो बैक्टीरिया को मूव करता है, उसके 30 से 40 मुख्तलिफ प्रोटीन पार्ट्स हैं और हर पार्ट जरूरी है। बिल्कुल। अगर फ्लैजेलम के सिर्फ कुछ पार्ट्स हों तो वो सिर्फ एक प्रोटीन डंप होगा और नेचुरल सिलेक्शन उसे किसी मकसद के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो बेकार है। एवोल्यूशन को इंटरमीडिएट स्टेजेस में भी फंक्शनल बेनिफिट्स चाहिए होते हैं। तो अगर कोई चीज़ तब तक फंक्शनल नहीं है जब तक वो मुकम्मल ना हो, तो वो ग्रेजुअल एवोल्यूशन से कैसे बन सकती है? ये है इररिड्यूसिबल कम्प्लेक्सिटी का चैलेंज। एटीपी सिंथेज जो हमने पहले डिस्कस किया, वो भी एक ऐसा ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है। उसके भी कई पार्ट्स हैं जो सब एक साथ होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो पार्ट्स पहले किसी और फंक्शन के लिए थे और फिर इवॉल्व होकर ये नया सिस्टम बन गया। ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है और इसके लिए कोई सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस नहीं, और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी इसके खिलाफ है। एक एवरेज फंक्शनल प्रोटीन जो 150 अमीनो एसिड्स का हो, उसके रैंडमली बनने का चांस 1 in 20 raised to the power 150 है। ये एक ऐसी फिगर है जो इंसानी समझ से बाहर है। ये यूनिवर्स में मौजूद एटम्स की तादाद से भी कई गुना ज्यादा है। 1 in 20 की पावर 150? ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और हम सिर्फ एक प्रोटीन की बात कर रहे हैं। एक सेल में हजारों किस्म के प्रोटीन्स हैं और वो सब एक खास सीक्वेंस में और सही 3D स्ट्रक्चर में होने चाहिए। फिर उन प्रोटीन्स को असेंबल करके फ्लैजेलम या एटीपी सिंथेज जैसी मशीनें बनानी हैं। तो एक फंक्शनल सेल के रैंडमली बनने की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल जीरो के करीब हो जाएगी। Exactly. Probability of a single functional cell arising by chance is estimated to be around 1 in 10 raised to the power 40,000. ये इतना छोटा नंबर है कि साइंस की दुनिया में इसे इम्पॉसिबल माना जाता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट प्रोफेसर, नेचुरल सिलेक्शन क्रिएट्स न्यू इन्फॉर्मेशन। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ एग्जिस्टिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर एक्ट करती है। वो फिल्टर करती है बेहतर वेरिएशंस को, लेकिन नए स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को क्रिएट नहीं करती। डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो एक सॉफ्टवेयर कोड की तरह है। नेचुरल सिलेक्शन उस कोड को रिफाइन कर सकती है, लेकिन वो कोड खुद नहीं लिख सकती। तो सेल का कोड, उसका ब्लूप्रिंट कहाँ से आया? यहाँ पर स्पेसिफाइड कम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है। सेल सिर्फ कम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि उसकी कम्प्लेक्सिटी स्पेसिफाइड है, यानी उसमें एक खास मकसद और मीनिंग है। जैसे एक किताब, वो सिर्फ लेटर्स का मजमुआ नहीं, बल्कि उसमें एक मीनिंग है। रैंडम लेटर से किताब नहीं बनती। तो सेल की इंफॉर्मेशन, उसकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट, डिजाइन की तरफ इशारा करती है। तीसरा आर्ग्यूमेंट, पुअर डिज़ाइन या वेस्टिजियल ऑर्गन्स का, कि अगर अल्लाह ने डिज़ाइन किया है तो इतनी इम्परफेक्शंस क्यों? जैसे अपेंडिक्स या विजडम टीथ, जिन्हें नॉन फंक्शनल माना जाता है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने इनमें से कई को फंक्शनल साबित किया है। अपेंडिक्स का रोल गट इम्यूनिटी में समझा जा रहा है, और अगर कोई चीज़ लेस फंक्शनल भी हो तो वो डिज़ाइन के वजूद को रद्द नहीं करती। एक कार में स्पेयर टायर या एक्स्ट्रा बटन हो सकता है जो हर वक्त यूज़ ना हो, लेकिन वो कार को बेडिज़ाइन नहीं बना देता। और सेल लेवल पर क्या कोई पुअर डिज़ाइन का एग्जाम्पल है? ये तो बहुत ही कंपेलिंग रेफ्यूटेशंस है प्रोफेसर। मैथमेटिकल इम्प्रॉबेबिलिटी, इरिड्यूसिबल कम्प्लेक्सिटी और स्पेसिफाइड कम्प्लेक्सिटी, ये सब एक डिज़ाइनर की तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ इशारा नहीं फातिमा, ये एक पुख्ता दलील है। कुरान में अल्लाह ताला सूरह आल इमरान आयत 190-191 में फरमाते हैं, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के बदलने में अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं,
जो अल्लाह को खड़े बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। ये आयत तो बिल्कुल हमारी बात की तस्दीक कर रही है। साइंटिफिक नॉलेज ईमान को और मजबूत करती है। अब हम देखते हैं कि 1400 साल पहले, जब माइक्रोस्कोप भी नहीं था, कुरान ने इन साइंस का जिक्र कैसे किया। ये तो बहुत दिलचस्प होगा। अल्लाह ताला सूरह फुस्सिलात आयत 53 में फरमाते हैं, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। यानी हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में और उनकी अपनी ज़ातों में दिखाएंगे, हत्ता कि उन पर ज़ाहिर हो जाए कि वो कुरान हक़ है। फी अनफुसिहिम, ये तो बिल्कुल सेल की बात कर रहा है। उस वक्त सेल की डिस्कवरी तो हुई नहीं थी। बिल्कुल। और आयत का मतलब है साइंस या निशानियां। हर सेल अल्लाह की कुदरत की एक अजीम आयत है। कुरान इंसानी तख्लीक के मरहलों को भी बयान करता है। सूरह अल-मुमिनून आयत 14 में अल्लाह फरमाते हैं, सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलाक़तन फ़खलक़नल अलाक़त मुद्ग़तन फ़खलक़नल मुद्ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। फिर हमने नुत्फ़ा को अलाक़ा बनाया, फिर अलाक़ा को मुद्ग़ा बनाया, फिर मुद्ग़ा को हड्डियाँ बनाया, फिर हड्डियाँ पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी सूरत में पैदा किया। सो अल्लाह बरकत वाला है, सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला। नुत्फ़ा, अलक़ा, मुद्ग़ा, ये तो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी से बिल्कुल मैच करता है। और ये हदीस में भी जिक्र है। सही बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की तख्लीक उसकी माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फ़ा की सूरत में जमा की जाती है। ये 1400 इयर्स पुरानी इन्फॉर्मेशन मॉडर्न साइंस से कैसे इतनी परफेक्टली अलाइन करती है? ये तो सिर्फ इलाही इल्म ही हो सकता है। यही तो कुरान का मौजिज़ा है। लफ्ज़ खलक और सव्वा कुरान में बार बार आते हैं। ये सिर्फ पैदाइश नहीं, बल्कि मकसद के साथ डिज़ाइन और तख्लीक की तरफ इशारा करते हैं। तो ये सिर्फ साइंस नहीं, ये साइंस हैं जो हमें खालिक की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। और इस इल्म से ईमान मजबूत होता है। जब आप सेल की हर डिटेल में अल्लाह की हिकमत देखती हैं, तो आपका यकीन गहरा होता है। ये तो मेरी पूरी रिसर्च का मकसद ही बदल गया है प्रोफेसर। अब मैं हर एक्सपेरिमेंट में अल्लाह की कुदरत तलाश करूंगी। यही तो मकसद है। साइंस और ईमान जुदा नहीं, बल्कि एक दूसरे को मजबूत करते हैं। साइंस आपको कैसे बताती है और कुरान आपको क्यों और किसने बताता है। प्रोफेसर, आज की इस गुफ्तगू ने मेरे अंदर एक रूहानी इनकलाब बर्पा कर दिया है। मैं सेल को सिर्फ बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं, बल्कि अल्लाह की आयत के तौर पर देख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, यही इल्म से ईमान का सफ़र है। जब आप इतनी परफेक्शन और डिज़ाइन देखती हैं, तो आपका दिल खुद ब खुद तौहीद की तरफ माइल होता है। एक ही खालिक जो हर चीज़ का मालिक है, जो हर जर्रे में मौजूद है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम इतनी गहराई से अल्लाह की निशानियों को जानते हैं, तो हमारा मकसद हयात भी बदल जाता है। बिल्कुल। जब आपको इल्म हो कि आपका जिस्म, आपका हर सेल इतनी परफेक्शन से डिज़ाइन किया गया है, तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजरने की कोशिश करती हैं। ये एहसान की तरफ कदम है। सही कहा। जब आप नमाज पढ़ती हैं, तो आपको याद आता है कि आपका हर सेल अल्लाह का तस्बीह कर रहा है। जब आप अच्छे काम करती हैं, तो आपको याद आता है कि आप इस मुकम्मल डिज़ाइन का हिस्सा हैं और आपको इसे अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं ये सब लोगों को बताऊं, हर किसी को अपनी ज़ात में मौजूद इन निशानियों पर गौर करने की दावत दूं। यही तो दावा है। इल्म हासिल करो, उस पर गौर करो और फिर लोगों तक पहुंचाओ। आपकी बायो इंजीनियरिंग की फील्ड आपको ये मौका फराहम करती है।
मैं अपनी रिसर्च को सिर्फ डिग्रीज तक महदूद नहीं रखूंगी। मैं इसे अल्लाह की कुदरत और हिकमत को समझने और समझाने का जरिया बनाऊंगी। माशाअल्लाह फातिमा, यही इल्म की असल रूह है। याद रखिए, हर सांस जो आप लेती हैं, हर हार्ट बीट, हर सेल जो फंक्शन कर रहा है, वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। हर पल आपका जिस्म 2 मिलियन नए सेल्स बनाता है और 2 मिलियन पुराने सेल्स रिप्लेस करता है। ये एक ऐसी कंटिन्यूअस क्रिएशन है जो हमारे सामने हो रही है। तो अगली बार जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे एक सेल देखें, तो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन ना देखें, उसमें अल्लाह की अज़मत, उसकी हिकमत और उसकी कुदरत को देखें और कहें, रब्बना मा खलक़ता हादा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। आमीन। प्रोफेसर, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये सफ़र इल्म से ईमान और एहसान की तरफ का सफ़र है और मैं अब इसे पूरी तरह से जीना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको बरकत दे फातिमा, और हम सबको अपनी निशानियों पर गौर करने और उनसे सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।